वेल वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो पैंथोथेनिक एसिड जिसको हम कहते हैं विटामिन B5, पैंथोथेनिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं विटामिन B5। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास को एंजाइम ए बनाता है। ये हमारे पास क्या करता है, को एंजाइम ए बनाता है। अब ये कैसे को एंजाइम ए बनाएगा कि पैंथोथेनिक एसिड जो कि खुद जो है वो किससे बना हुआ है, ये हमारे पास बना हुआ है पेंटोइक एसिड प्लस बीटा एलेनिन। ये हमारे पास खुद किससे बना हुआ है, पेंटोइक एसिड प्लस बीटा एलेनिन। खुद किससे बना हुआ है, पेंटोइक एसिड प्लस बीटा एलेनिन, पेंटोइक एसिड प्लस बीटा एलेनिन। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैंथोथेनिक एसिड। अब पैंथोथेनिक एसिड एक एंड पे क्या होगा कि एडीपी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक एंड पे हमारे पास क्या होगा, एटीपी के साथ कनेक्ट होगा। चेक कर लेना एटीपी या एडीपी। ठीक है, ये एक एंड पे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रू पायरोफॉस्फेट लिंकेज। और दूसरी एंड पे क्या होगा, दूसरी एंड पे हमारे पास मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन। दूसरी एंड पे क्या होगा, मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन। पैंथोथेनिक एसिड है, उसके एक एंड पे थ्रू पायरोफॉस्फेट लिंकेज वो एडीपी या एटीपी के साथ कनेक्टेड होगा। और दूसरे एंड पे किससे कनेक्टेड होगा, मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन। पैंथोथेनिक एसिड दूसरे एंड पे किससे कनेक्ट होगा, मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन। ये जो मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन वाला होगा, ये हमारे पास है ना क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है जो कि को एंजाइम ए का एक्टिव फॉर्म शो कराता है। यानी कि को एंजाइम ए अब हमारे पास बन जाएगा। पैंथोथेनिक एसिड के ऊपर जब ये दो स्ट्रक्चर्स लग जाएंगे, मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन और है ना एडीपी या एटीपी थ्रू पायरोफॉस्फेट लिंकेज, तो अब हमारे पास पूरा ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक कोएंजाइम ए बन जाएगा। और कोएंजाइम ए का भी कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या एक्टिव होगा, वो होगा मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन का एक पार्ट होता है सल्फ हाइड्राइल ग्रुप वो। ठीक है, अब इस सल्फ हाइड्राइल ग्रुप पे क्या होता है कि या तो हमारे पास एसिटाइल आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल को ए। या अगर हमारे पास असाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, असाइल को ए। अगर सक्सिनाइल आके अटैच हो रहा है तो सक्सिनाइल को ए। हमें अगर इनके फंक्शन देखें तो एसिटाइल को ए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल को ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे अच्छे फंक्शंस जो हैं वो चैटर्जी में लिखे हुए हैं। इसके सबसे अच्छे फंक्शंस किस में लिखे हुए हैं, चैटर्जी में। कि एसिटाइल को ए जो है ये हमारे पास किसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोलिन बनाने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एक थायमीन बना रहा था और दूसरा ये बनाता है। एसिटाइल कोलिन कौन कौन बनाता है, थायमीन, और दूसरा ये पैंथोथेनिक एसिड। ठीक, तो ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन बनाने में हेल्प कराता है, एसिटाइलेशन के रिएक्शन में हेल्प कराता है। यानी कि किसी सब्सटेंस को एसिटाइल ग्रुप दे देगा। जैसे कि हमारे पास है ना एसिटाइल को ए जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एक प्रोडक्ट होता है, उसको एसिटाइल ग्रुप डोनेट करा देता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, कोएंजाइम ए ने क्या किया, एसिटाइल ग्रुप दे दिया, तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में हेल्प करा दिया। इसी तरीके से हमारे पास ये सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में हेल्प कराता है थ्रू एल्केट एंजाइम। जो लेसिथिन में से जो हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफ़र कराना होता है ना, तो वहाँ पे ये हमारे पास एल्केट एंजाइम में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है कि ये हमारे पास है ना एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैंथोथेनिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। पैंथोथेनिक एसिड का पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। पैंथोथेनिक एसिड का इंपॉर्टेंट काम क्या है, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। किसके साथ, खाली अकेला नहीं, एक और दो और विटामिन है इसके साथ, एक विटामिन B6, ठीक है, और दूसरा बायोटिन। विटामिन B6 और बायोटिन, दीज थ्री विटामिन्स हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। दीज थ्री विटामिन्स हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। बायोटिन, विटामिन B6 और कौन सा, पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 और बायोटिन, दीज थ्री विटामिन्स हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। और फैटी एसिड को तोड़ने में कौन प्रिवेंट करा रहा था, ये लिपोलाइसिस की प्रिवेंशन, जो लिपोलाइसिस कौन करवा रहा था, हमारे पास वो नियासिन हमारे पास क्या करा रहा था, लिपोलाइसिस करवा रहा था। ठीक है, या प्रिवेंशन करा रहा था लिपोलाइसिस की। नियासिन क्या करा रहा था हमारे पास, एक सेकंड, नियासिन वो इनहिबिट्स लिपोलाइसिस। ठीक है, नियासिन क्या करा रहा था, इनहिबिट लिपोलाइसिस। और ये हमारे पास क्या करा रहे हैं, ये जो विटामिन B6, बायोटिन, पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पैंथोथेनिक एसिड, और कौन सा था वो, B6 पैंथोथेनिक एसिड और बायोटिन, ये तीनों हमारे पास क्या कराते हैं, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। नियासिन इनहिबिट्स लिपोलाइसिस। ठीक है,
वेल इस पेंटोथेनिक एसिड को हम अगर आगे कंटिन्यू करें तो ये हमारे पास हेल्प कराता है किसके अंदर, सक्सिनाइल को ए प्लस ग्लाइसिन हमारे पास मिलकर क्या बनाता था, हमारे पास डेल्टा अमाइनो लेवेनोनिक एसिड। सक्सिनाइल को ए प्लस ग्लाइसिन मिलकर क्या बनाता है, डेल्टा अमाइनो लेवेनोनिक एसिड। ठीक है, और इसमें कौन से एक और एंजाइम विटामिन की नीड थी, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या कराता है, वो हमारे पास है ना हेल्प कराता है सक्सिनाइल को ए को है ना ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होने में। तो ये हमारे पास पेंटोथेनिक एसिड भी क्या कराता है, डेल्टा अमाइनो लेवेनोनिक एसिड बनाता है, और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इसमें कोएंजाइम के तौर पे यूज़ हो रहा था। ठीक, तो अगर हमारे पास सक्सिनाइल कोए नहीं होगा तो क्या होगा, हीम सिंथेसिस सफ़र, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास है ना पेंटोथेनिक एसिड मैंने बता दिया कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कराता है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ है ना फैटी एसिड के अंदर यूज़ होता है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के अंदर यूज़ होता है, और ये हमारे पास है ना एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन बनाने में हेल्प कराता है। एड्रिनल ग्लैंड की तरफ इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स बनाने में हेल्प कराता है। बायोटिन बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान बायोटिन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटी एग वाइट फैक्टर है, विटामिन B7 है। ठीक है, इसका काम बहुत ही कम है। सो बहरहाल इसकी थोड़ी कहानी बता दूं, इसको हम एंटी एग वाइट फैक्टर इस वजह से कहते हैं कि पहले पुराने ज़माने के लोग थे, ठीक है, गुर्बत का दौर था, तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास चूल्हे वूल्हे होते नहीं थे, तो वो लोग जो अंडा आता था उसी को ही खा लेते थे, जो अंडा आता था उसी को ही खा लेते थे, और उस अंडे को हम कहते थे रॉ एग। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब 12 अंडे, 12 रॉ एग या 15 रॉ एग एक बंदे ने खाए तो उसके बाल उतरना शुरू हो गए, बाल ग्रे होना शुरू हो गए, डर्माटाइटिस होना शुरू हो गया, न्यूरोपैथी होना शुरू हो गई। फिर जदीद ज़माना आया, जदीदियत की तरफ हम गए, उसमें क्या हुआ कि अंडे को बॉयल किया, अंडे को पकाया, कुक किया, तो लोगों में ये कंडीशन नहीं हुई। तो लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो रॉ एग्स होते हैं, ख़राब अंडे होते हैं, उनके अंदर हमारे पास एंटी एग वाइट फैक्टर होता है, और उनके अंदर क्या होता है, एग इंजरी वाइट फैक्टर होता है। जो अंडे की सफ़ेदी होती है उसमें इंजरी फैक्टर होता है, लेकिन जब हम उस अंडे को कुक कर देते हैं तो उसमें वो इंजरी फैक्टर ख़त्म हो जाता है, उसमें बायोटिन आ जाता है। ठीक है, तो ये बायोटिन क्या है, ये बायोटिन एंटी एग वाइट फैक्टर, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर है। ठीक है, इसका काम क्या है, अब है ना फालतू बात खत्म हुई, इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये हमारे पास 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन चीज़ों में, 3 चीज़ों में। एक, कार्बोक्सिलेशन की फिक्सेशन में। एक है ना CO2 इनकॉर्पोरेशन, CO2 इनकॉर्पोरेशन, घोल कर पी जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हमारे पास किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कार्बोक्सिलेशन की फिक्सेशन में। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में कैसे रोल प्ले करता है कि बायोटिन, ठीक है, ये हमारे पास कंबाइन होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ। बायोटिन प्लस कोई कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, उसके साथ ये क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, बायोटिन प्लस कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये उसके साथ क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। अब क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 पकड़ेगा और क्या हो जाएगा, बायोटिन CO2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बायोटिन CO2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब फिर जिसको ट्रांसफ़र करानी होगी ना, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफ़र करानी होगी, उसको CO2 दे देगा, और क्या होगा, आखिर में क्या बच जाएगा, बायोटिन और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास CO2 फिक्सेशन करवाता है। दूसरा इसका रोल क्या है, इसको एक और चीज़ साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया कि ये को एंजाइम R कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, को एंजाइम R। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद जो इसका रोल है वो आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। इसका रोल किसके अंदर आता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन सी बला है, वो ये है कि ये हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस में हेल्प कराता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी। नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो होगा, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी जो होगा, उससे ये हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है, वो बस पढ़ लेना। ठीक है, याद करने की इतनी ज़्यादा ऐसे नीड नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास फैटी एसिड के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करवाता है। अब ये फैटी एसिड की सिंथेसिस में कौन हेल्प कराता है, ये मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि विटामिन B6, और उसके बाद ये अपना बायोटिन, और कौन सा, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 और ये बायोटिन, ये तीनों फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, B6, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद ये हमारे पास क्या रोल प्ले करता है, ये 3 काम इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, वैसे तो नहीं हो